कि आप जब काउंसलर या पंच मेंबर चुनो तो ऐसा काउंसलर या पंच मेंबर चुनो जिसका जॉब काउंसलर या पंच मेंबर ना हो। मापशा में जो इलीगल स्पेशली मार्केट में काम हो रहा है उनको पॉलिटिकल का सपोर्ट रहेगा कि कैसे हंड्रेड क्या है? परसेंट 100% सपोर्ट है। मेरे आसपास में कहीं भी जा रहा हूँ, मेरे आसपास अगर रोड डैमेज है हम्म। तो इसके ऊपर हम लोग एक लोकल करके क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? एक्चुअली पीडब्ल्यू पूरे मापसा में अभी इलीगल स्टॉल सब जगह, कोई भी किधर भी अपना गाड़ी खोल के फिश बेचने लगता है, कोई भी किधर भी एक स्टैंड लगाता है, हैंगर लगाता है और कपड़े बेचने लगता है। ये जो नमस्कार. आजचो पॉडकास्ट गोंयकारां खातीर तर आसाच, पण स्पेशली हो पॉडकास्ट डिझायन केल्लो आसा म्हापशाकारां खातीर. एक म्हापशाची म्युनिसिपालिटी कशी काम करता, त्याचे काम कितें, ती कशी कितें काम करता, एक काउन्सिलराचें काम कितें आसता, किंवा इल्लीगल काम हें चलता तेजें सोल्युशन कितें, किंवा रोड आसतले, लायट्स आसतले, किंवा लोकल लोकांचो मायंडसेट कसो आसता, किंवा युथांनी पॉलिटिक्सान कित्याक येवपाक जाय स्पेशली म्हापशाच्या युथांनी, किंवा करंट गव्हर्नमेंट कितें करता, करंट गव्हर्नमेंट कसो फंक्शन करता, करंट गव्हर्नमेंट आसपाक जाय काय आसपाक जायना म्हापशांत स्पेशली, हेज्या रिगार्डींग हो टोटली पॉडकास्ट आसा. आणि ह्या पॉडकास्टान स्पेशली आमच्या वांगडा जो गेस्ट लाभलेलो आहा तो जावन आसा एडव्होकेट शशांक नार्वेकर. सरांचो एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान एक 20-25 वर्सांचो आसा. सध्या ते म्हापशा म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर म्हणून आसा. बाय प्रोफेशन ते एडव्होकेट असल्या कारणा खातीर ते आपले प्रोफेशन्स तशेंच पॉलिटिक्स बरे बॅलन्स करून चल्लेले आसात. चड काय उलोवचो ना, तुमी हो फूल पॉडकास्ट पळया, एन्जॉय करा. पॉडकास्ट टोटली हिंदीन केल्लो आसा जेणे करून पूर्ण गोंयकारांक हेचो लाभ घेवपाक मेळटलो, स्पेशली म्हापशाकारांक हेचो लाभ घेवपाक मेळटलो. लँग्वेजीचो भायर येवचो न्ही म्हणून टोटली पॉडकास्ट हो आमी हिंदीन केल्लो आसा. तुमकां दिसता हितूर कितें रॉंग उलयला, कितें तरी बरें उलयला, ते आमकां सजेस्ट करचें, हितूर कितें ऍड जावपाक जाय, कितें कमी जावपाक जाय. येणारे फुडले पॉडकास्ट किंवा म्हापशाचे टॉपिक्स खंयचे कव्हर अप करपाक जाय ते तुमी आमकां सांगपाक शकता. सो आता वो पॉडकास्ट एन्जॉय करा. थैंक यू. हाँ भाई, नमस्कार. नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक एक्सप्रेस शो में. एक बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे शो में हैं. हम लोग आज पूरे म्युनिसिपल काउंसिल का वर्क कैसे होता है, म्युनिसिपालिटी कैसे काम करती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. और ये पॉडकास्ट हम लोग 2 पॉडकास्ट टोटल करेंगे, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पॉडकास्ट में टोटल हम लोग म्युनिसिपल का काम कैसे होता है, क्या-क्या रहता है, कैसे काम होता है, ये पूरा डिस्कस करेंगे. और दूसरे पॉडकास्ट में जैसे कि लोगों के जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इलीगल वर्क्स हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग पूरा पॉडकास्ट करेंगे. शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। चलो शुरुआत में मैं पूछना चाहूंगा, पॉडकास्ट शुरुआत करने से पहले पूछना चाहूंगा कि आपको किस वजह से लगा कि आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना है, क्योंकि आप एक अच्छे खासे एक एडवोकेट थे. आपका आपने क्यों एंटर किया पॉलिटिक्स में? अच्छा एडवोकेट अभी भी हूँ ऐसा मैं सोचना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद मैं 15-16 साल का जब भी रहा हूँ, मेरे पिताजी और मेरे चाचा दोनों पॉलिटिक्स में रहे। उनका जो पॉलिटिक्स में आउटलुक रहा है, उनका जो लोगों की तरह व्यवहार रहा है, वो देखकर भी मुझे हमेशा से चाहत थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। तो वो तो इंटरेस्ट हमेशा से रहा है और उसके हिसाब से ही जैसे हमारा उसके आगे का एजुकेशन और जो शिक्षा ली मैंने, लोगों की तरह काम करने का जो एक इंटरेस्ट रहता है उसी तरह बढ़ाया। और जब अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे तो पहले से ही करना था, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिली तब से मैंने काउंसिल में इलेक्शन के लिए लड़ा। सर ऐसा एक क्वेश्चन मेरा है, बहुत सारे लोगों को काउंसलर क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसलर क्या होता है वो पता ही नहीं है. क्योंकि एक अपेक्षा रहती है कि ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली म्यूनसिपल काउंसलर क्या है और इसका वर्क क्या है. सो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 लेवल का गवर्नमेंट रहता है। एक जो रहता है वो एग्जीक्यूटिव रहता है, और जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, वो उसमें 3 लेवल आते हैं। एक जो रहते हैं वो पार्लियामेंट्री लेवल का रहता है, दूसरा स्टेट, और तीसरा जो रहता है वो लोकल सेल्फ बॉडी रहता है। लोकल सेल्फ बॉडी में 2-3 तरह के, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन और एरिया, रूरल अर्बन, इसके हिसाब से सेपरेट किए जाते हैं। तो जो अर्बन एरियाज आते हैं उनमें कॉरपोरेशन और काउंसिल वो आता है, और जो रूरल एरियाज आते हैं उसमें जिला पंचायत और पंचायत एरियाज आ जाते हैं। तो काउंसिल और कॉरपोरेशन
पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होते हैं। जैसे कि गोवा में एक कॉरपोरेशन जो पेंशन कॉरपोरेशन है वो है, और बाकी के जो अर्बन एरियाज है उनमें काउंसिल है। वैसे जो मापसा म्यूनसिपैलिटी है वो बी क्लासिफिकेशन की एक म्यूनसिपैलिटी है। सर म्युनिसिपल काउंसिल को कैसे चुना जाता है, लोग इसे कैसे चुनते हैं? तो काउंसिलर को आप बोल हाँ, रहे हैं। काउंसिलर को। तो एक्चुअली काउंसिलर का जो रोल रहता है, उनका रोल जैसा स्टेट गवर्नमेंट का जो एमएलए रहता है वैसा ही सिमिलर है। जो फंडिंग हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं विद इन सिटी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम कलेक्ट करते हैं, या फिर जो हमें ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं, उन्हें हमें डाइवर्ट करने रहते हैं डेवलपमेंटल काम के लिए। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आ जाता है, और जो पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेनेंस भी आता है, और उसमें डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी आ जाता है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट ले लें तो उसमें नया जो बिल्डिंग जैसे कि रास्ते, ड्रेन्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, ये सब आ जाता है। मेंटेनेंस में जो बिल्डिंग्स है, शायद जो जैसे म्यूनसिपल मार्केट, ये सब जो मेंटेनेंस आ जाते हैं वो। और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस और ये जो सर्विसेज डिलीवर होते हैं वो सब उनमें आ जाता है। तो ये सब का जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स और मैनेजमेंट ऑफ पूरा जो सिटी का जो मैनेजमेंट आता है वो सब काउंसिलर और जो पूरे सब इलेक्ट होते हैं और चेयरपर्सन उनके अंडर डाइवर्जन उनका हो जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये समझना ज़रूरी है कि जो भी फंड्स का डाइवर्जन होता है वो सभी काउंसिलर के बीच में इक्वल होता है। ओके, मतलब सब जो म्युनिसिपल काउंसिलर है उसको सबको हाँ, सब सेम डिवाइड किया जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो जो भी जितना भी ग्रांट्स गवर्नमेंट का आएगा, 1 करोड़ अगर ग्रांट्स इस म्यूनसिपैलिटी में आया तो पूरा ग्रांट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट 20 काउंसिलर के बीच में हो जाता है। तो जो एडिशनल फंड्स हमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सब वार्ड्स तो इक्वल नहीं होते हैं। तो थोड़ी एरिया में हिली रीजन रहा तो अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, फ्लैट जो सर्विस फ्लैट लो लाइंग एरियाज रहते हैं उधर अलग रहता है। उसके हिसाब से जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो हम लोग पीडब्ल्यूडी या फिर जी सूडा जैसे अथॉरिटीज़ है, या गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी से ले लेते सर जैसे आपने बोला कि फंड सबको सेम दिया जाता है करके, हैं। तो हर जो एरिया में रहता है वो उसका थोड़ा डेवलप रहता है, थोड़ा डैमेज रहता है, वो क्यों रहता है? तो डेवलप क्यों नहीं है प्रॉपर? फंड प्रॉपर आ रहा है तो डेवलपमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। एक्चुअली वो डिपेंड होता है कि एक तो कंटिन्यूटी की प्रोसेस समझनी चाहिए लोगों ने। जब एक काउंसलर की टर्म खत्म हो जाती है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए वो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनका प्रोसेस चालू रहता है। अगर वो हार के अगर उसके ओपोनेंट या उसके ऑपोजिट थॉट प्रोसेस का कोई आए, तो उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो मेरा ओपोनेंट था, अभी उसने जो प्रोजेक्ट लिया है वो मैं अभी कैंसिल कर दूँ और मैं दूसरा ले लूँ। एक तो क्या होता है, वो जो फंड अलॉट हुआ होता है वो वापस कभी कभी गवर्नमेंट वापस ले लेता है। दूसरा क्या हो जाता है, जो आपने प्रॉमिस किया होता है कि एक एरिया में हम ये रास्ता बनाएंगे या ये, अगर वो लोग भी निराश हो जाते हैं कि वो एरिया में वो काम नहीं होगा। तीसरा ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है कि आप ये काम नहीं करेंगे, मैं अभी अलग ही काम करूंगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आपको डेवलपमेंटल वर्क शुरू से एंड तक करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो अगर 1.5 से 2 साल आप एक प्रोजेक्ट में लगाने के लिए निकालेंगे, जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ हुआ है ऑलरेडी, अगर आप नया स्टार्ट करने के बजाय वही कंप्लीट करने में लगाए और कंटिन्यूटी रखे तो काम जल्दी से हो सकता है। और जो रिपेयर और जो छोटा छोटा काम रहता है उसके लिए हम लोग म्यूनसिपैलिटी में डिपार्टमेंटल काम करके एक सेपरेट सेक्शन रहता है, उसमें से रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम हो सकता है। लेकिन एटीट्यूड जो काउंसलर का हमने देखा है बहुत बहुत से एरिया में और बहुत से काउंसिल में, कि उनको नए जो काउंसिलर रहते हैं उनको वो प्रोसेस मालूम नहीं रहता है। प्रोसेस मालूम नहीं रहता है, इनके कारण
जो 1.5 से 2 साल जो मैंने टाइम बताया वो कभी कभी 2.5 साल हो जाता है। ओके। और डिपार्टमेंटल रिपेयर वर्क का जो प्रोसेस जो इंटरनल काउंसिल में हो सकता है वो उनको पता नहीं रहने के कारण वो लोग फिर से टेंडर डाल देते हैं, उसके कारण वो टाइम फ्रेम बहुत बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने अगर मेरे टर्म में कुछ प्रपोज किया तो मेरे टर्म में वो काम कंप्लीट ही नहीं होता है। तो वो टाइम फ्रेम की वजह से डिटेरियोरेशन जो जो काम चल रहा है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो डिटेरियोरेशन बढ़ने की वजह वेर एंड टेयर तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में हो ही जाता है। अगर हम लोग ये प्रोसेस कम करें, जो रेड टेप है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम लगता है, हम बोलते हैं अभी अभी प्रेजेंट सरकार जो बोल रही है डबल इंजन का सरकार, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी है कि वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। हमें अगर डबल इंजन सरकार है जो स्टेट, लोकल बॉडी और सेंट्रल तीनों में हमें सेम गवर्नमेंट है, तो जो पेपर वर्क है वो भी उसी स्पीड से होना चाहिए, लेकिन वैसे हो नहीं रहा है। उतना ही टाइम लग रहा है, शायद ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर ये डबल इंजन बोलने का क्या फ़ायदा। अगर ये प्रोसेस हम स्पीड अप कर दे तो फिर टाइम कम करके ये जो डेवलपमेंटल वर्क्स है जो मैंने मेरे टाइम टर्म में प्रपोज किया है वो वही टर्म में कंप्लीट होने चाहिए। ओके सर, इससे मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं इसी समस्या बिकॉज ऑफ एजुकेशन में भी हो सकता हम्म। है। सो एक्चुअली एक म्यूनसिपल काउंसिलर का एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्चुअली क्वालिफाइड क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी देखा है हमने इंडिया में और बोलूंगा मैं कि थोड़े अनपढ़ गवार है वो भी काउंसिलर बन चुके हैं, थोड़े एजुकेटेड है वो भी काउंसिलर बन चुके हैं। सो क्या एजुकेशन होना एक्चुअली चाहिए? एक्चुअली देखिए, एजुकेशन जब हम बोलते हैं तो उसमें लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क है। लिटरेसी हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, जो जो 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन, उसको हम लिटरेसी बोलते हैं। एजुकेशन को बोलते हैं नो हाउ। हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस कैसे चलता है, अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए कि कैसे एक स्टार्ट टू फिनिश कैसे हम प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे इंडिया में बहुत एग्जांपल्स है, स्पेशली महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहाँ बहुत से विलेजेस ने अनएजुकेटेड अनपढ़ होते हुए भी सेल्फ सस्टेन करके बहुत से प्रोसेसेस में, जैसे पानी की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, ये सब सॉल्व करके सेल्फ सस्टेन करके लिया है। बहुत से विलेजेस ने ऐसे किया है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एजुकेशन मस्ट है। अभी जो हमारी प्रोसेस की भाषा है, फॉर एग्जांपल गोवा में हम बहुत मोस्टली इंग्लिश यूज़ करते हैं, जो कोर्ट्स है या फिर हमारा डिपार्टमेंटल जो काम है उसमें हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, लेकिन कोंकणी और मराठी में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन, सॉरी, लिटरेसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अगर एक पोजीशन मिले तो आप थोड़ा टाइम लो और जो प्रोसेस लगेगा वो समझने के लिए थोड़ा एफर्ट डालो, और वो समझने के बाद उसी प्रोसेस की तरफ आप बढ़ो। तो एजुकेशन ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंटल वर्क्स के वजह से जो हमें लिखना जो पड़ता है, उसे ऑफ कोर्स इंग्लिश का बेसिक नॉलेज हमें अभी गोवा में तो लगता ही है, लेकिन ऐसा वो एक शॉर्टकमिंग नहीं है कि आप अगर कोंकणी में करेंगे तो कम पड़ेगा। तो आप कोंकणी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी बहुत लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आता या अगर हमें कोंकणी नहीं आता तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे मापसा में जो इस टर्म में पहली चेयरपर्सन थी शुभांगी वाइंगरकर, उन्हें वो शायद 10 स्टैंडर्ड से कम सीखी हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव अच्छा काम किया, तो हम उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे उन काम में। तो ऐसा नहीं है कि लिटरेसी होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन, इंटेंट और इंटरेस्ट जो प्रोसेस है उसमें सीखना चाहिए। ऐसा हुआ है कि इन दिनों में बहुत हम देख रहे हैं कि अलग अलग कारणों के लिए बहुत अनपढ़ इलिटरेट लोग, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इलिटरेट माने अनएजुकेटेड। वो लोग शायद प्रोसेस में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल देखे तो शायद नंबर बढ़ रहा है जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोग सर, इसी इलेक्ट से होके आ रहे हैं। रिलेटेड एक क्वेश्चन से और है कि पहले हम लोग देखते थे कि एक म्युनिसिपल काउंसिल कम से कम 2-3 साल काम करते थे। हम्म। अभी 6 महीने में, 3 महीने में
चेंज हो रहा है, तो इतने फास्ट चेंज हो गए तो काम कैसे करेंगे और डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या है एक्चुअली ये, और ये क्यों ये चेंजेस। ये हमने भी बहुत इसके बारे में इशू रेज किया है कि ये जो म्यूजिकल चेयर का सिस्टम जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर एक डेवलपमेंट काम के लिए 1.5 से 2 साल लगता है, तो अगर आप चेयर पर्सन ही 1-2 साल में चेंज कर देंगे तो फिर वो प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि हर चेयर पर्सन जो आएगा उसे अपने स्टाइल से इंस्टीट्यूशन चलाने का तो हक है, क्योंकि अगर वो एज अ इंस्टीट्यूशन का हेड बैठेगा तो उसे इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से चलाने का हक है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन अगर उसे उसके हिसाब से चलाना है तो एटलीस्ट 2.5 साल एक चेयरपर्सन को मिलना चाहिए, एटलीस्ट। उससे कम टाइम वो चेयरपर्सन जो इलेक्ट हुए उसके लिए भी अनफेयर है, जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी अनफेयर है, जो काउंसिलर्स है उनके लिए अनफेयर है, और पूरे सिटी के लिए तो बिल्कुल ही अनफेयर है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी फंडिंग, कोई भी जो हम ग्रांट्स लाते हैं या कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि साल में एक बार हम बजट प्रेजेंट करते हैं, वो बजट के हिसाब से हमें वर्किंग करना पड़ता है। जो पूरे इंजीनियर जो भी सेक्शन, अकाउंट सेक्शन जो भी सेक्शन है, उन्हें वो सब वर्किंग करना पड़ता है। अगर हर हर साल कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही उस प्रोसेस मेकिंग में और पॉलिसी मेकिंग में, तो फिर कैसे पूरा इंस्टीट्यूशन एक डायरेक्शन में, एक विजन के डायरेक्शन में चल पाएगा। तो ये तो माप्सा के बारे में तो एकदम क्या बोलते हैं, दुख दुख की बात है कि लास्ट 10 साल में एटलीस्ट मुझे लगता है 5 या 6 चेयरपर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं। लास्ट टर्म में शायद 3 या 4 थे, ये टर्म में भी 4 बार ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ये पूरा मैं इसका ब्लेम तो मैं एमएलए पे दे दूंगा, क्योंकि अगर अगर उनके पास एक क्लियर लीडरशिप काउंसिल के पास नहीं है तो उन्होंने ये काउंसिल बनाने का एफर्ट डालना नहीं चाहिए। सर 10 साल में 5-6 काउंसिलर चेंज हो चुके, तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मापशा में, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये प्रश्न आ रहा है दिमाग में। नहीं, ये तो सबके लिए देखने के लिए बहुत ही क्लियर है सबके सामने कि डेवलपमेंट तो जिस पेस से होना चाहिए और जिस पेस से हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एमएलए और हमारे काउंसिलर फेयरली यंग एज के, और एक्सपेक्टेड था 4.5 साल पहले कि यंग और डायनेमिक किस्म के लोग हैं। जो 20 काउंसिलर इलेक्ट होके आए हैं, वो उसमें से 14 फर्स्ट टाइम काउंसिलर थे। फर्स्ट टाइम काउंसिलर होने के वजह से एक एंथुजियाज्म, एक ऊर्जा रहती है कि हम लोग कुछ अलग काम करेंगे, और वो फीलिंग था भी पहले 1-2 साल में। लेकिन जिस तरह उनके ग्रुप के बीच में ही जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मिसट्रस्ट होता है, उनके भरोसा नहीं है एक दूसरे पर, फिर उनका जो म्यूजिकल चेयर सिस्टम चेंज करते रहते हैं, ये जो एक को खुश करने के लिए दूसरे को निकालना, दूसरे को खुश करने के लिए तीसरे को निकालना, नो बेसिक जो क्या बोलते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है किसी के बीच में, कि अगर कन्विंसिंग पावर नहीं है, अगर एक सिंपल रेजोल्यूशन सामने लाएंगे, वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए एक लीडर में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम कन्विंस कर सके, ना ही अपने ओन लोग को, लेकिन ऑपोजिशन को भी कन्विंस कर सके कि ये जो मैंने प्रपोजल लाया है ये सबके लिए अच्छा है। अपोजिशन का काम तो है, हमारा तो काम है ही इसमें खोट निकालना, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो निकालना। लेकिन जो लीडर है, जो कुर्सी पर लीडर करके चेयर पर्सन बैठा है, उनको इतनी तो बेसिक क्षमता होनी चाहिए कि उन्होंने कन्विंस करना चाहिए हमें कि आप जो बोल रहे हैं वो है, हम लोग ये इश्यूज मैनेज कर लेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा पॉजिटिव, ये तो उन्होंने 4.5 साल में उनको हमें कन्विंस करने को एक भी पॉलिसी में हुआ नहीं, इसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं। चेयरपर्सन को पार्टी देख के चुना जाता है कि कैसे देख के, क्योंकि एक एक बार हमने ऐसे भी देखा है कि चेयरपर्सन थोड़े होते हैं, वो अगर अपोजिशन पार्टी के हुए तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उस पार्टी के होते सपोर्ट मिलता है लेकिन काम भी नहीं होता है, तो कैसे। इस बार तो 4 चेयरपर्सन जो चुने हैं उसमें से 2 तो अपोजिशन में से थे, क्योंकि फॉर कन्वीनियंस, तो मुझे नहीं लगता है पार्टी के हिसाब से ये जो
इस बार ये टर्म का मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी फर्स्ट टाइम काउंसलर हूँ, हम्म, तो इस बार तो उन्होंने कन्वीनियंस के हिसाब से रखा और हम्म, वो बाकी के सब लोगों के लिए इनकन्वीनियंस बन हम्म। गया। सर एक प्रैक्टिकली हाउ टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट मापशा एरिया हमने बहुत देखा है कि बहुत सारे वेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं रोड साइड में बहुत बढ़ रहे हैं अभी मापशा एरिया में तो क्या एक्चुअली प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखिए, अभी वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही वास्ट और बड़ा इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट का एक तो एक कल्चरल और हमारा जो पूरा इंडिया का जो माइंडसेट है ना, वो हम्म, माइंडसेट का ही इशू है। ओके, हमने एक्चुअली वो जो छोटे बच्चे से इनकलकेट कल्चरल एक हम्म, हैबिट इनकलकेट करना चाहिए ना, उसके हम्म, हिसाब से ये करना चाहिए। ओके, जो हम लोग घर में जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा किधर कचरा हम्म, डाला तो बच्चों को हम लोग हम्म, बोलते हैं अरे ये उठा के इधर डस्टबिन में रखो, डाल- ठीक से जगह में हम्म, रखो। वही हैबिट हम लोग हम्म, बाहर जब जाते हैं वो बच्चों को हम लोग नहीं सिखाते। हम्म, तो पहले तो ये कल्चरल और एक हम्म, बचपन से सिखाने की, हम्म, घर जैसे घर में हम लोग ने पूरा हमारा टाउन को, सिटी को, गांव को पहले तो हमारे घर की तरह ट्रीट करना हम्म, चाहिए। ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सिर्फ गवर्नमेंट का या हम्म, म्यूनसिपैलिटी का या पंचायत का इशू नहीं है, हम्म, ये हम सबका प्रॉब्लम है। पहले तो हमें सबने एडमिट करना चाहिए कि हम सबका प्रॉब्लम है। हम्म, मोस्ट हमारा जो पॉपुलेशन है, जो हमारे वोटर है, जो रेजिडेंट है, वो सबको लगता है कि ये दूसरे का प्रॉब्लम हम्म, है। ये माइंडसेट पहले चेंज करना चाहिए। ओके। हमें लगता है कि दूसरा कोई जो फेंक रहा है ना, ये सब उसका गलती है, ऐसा नहीं। तो माइंड सेट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं रिगार्डिंग गार्बेज? अवेयरनेस, पहले तो ओके, अवेयरनेस हमारा, सिर्फ गांधी जी का चश्मा ड्रॉ करके हम्म, और उसको स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान का नाम देके ये नहीं होगा। हम्म, अभी जैसे हम लोग ने देखा है कि पहले पोलियो का हमने हम्म, इरेडिकेशन किया था। हम्म, वो ऐसा एक ऑल इंडिया ऐसा एक ड्राइव था जिसमें एक हम्म, वॉर फुटिंग पे हम्म, एफर्ट डाल के जो गवर्नमेंट प्राइवेट हम्म, प्लेयर्स जो थे जैसे रोटरी या हम्म, सबको साथ लेके एक हम्म, और फुटिंग पे एफर्ट डाल के उन्होंने ये किया। और हम्म, इसके लिए उसको ऑफकोर्स हम्म, 10-15 साल लगे वो हम्म, इरेडिकेट करने के लिए। ओके, अभी वैसे ही हम्म, जब स्वच्छ भारत अभियान का जो हम्म, शुरुआत हुआ, एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत ही एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एफर्ट लगा हम्म, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और जो हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी था। हम्म, क्योंकि आप कौन से भी सेक्टर में जाओ, वो रिलीजियस हमारे हम्म, स्ट्रक्चर्स में जाओ, हम्म, टूरिस्ट स्ट्रक्चर्स में जाओ, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस हम्म, में जाओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओ, कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। हम्म, कितने साल हो गए सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जब ये इनिशिएटिव लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो मुझे तो लगा ये अभी आज नहीं तो 10 साल में कभी तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने अभी देखा है 10 साल में लोग और हम्म, लापरवाह हो रहे हैं। क्योंकि अभी भी उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ने लिया है स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम, तो हम्म, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ओके, है। ये स्टॉप होना चाहिए। हम और किसी के ऊपर डालते जा रहे हैं सब। ये नेबर का हम्म, प्रॉब्लम है, ये सोचना बंद हम्म, करना चाहिए। नेबर भी ओके, कचरा फेंक रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं। पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक कंप्लीट बैन होना चाहिए। हम्म, सिंगल और रिसाइकलिंग, और घर में जो जितना हम वेस्ट कम हम्म, कर सके वो घर का प्रैक्टिस पहले शुरू करना चाहिए। आउटसाइड जो हम गार्बेज कलेक्शन सेग्रीगेशन, वो सब सेकेंडरी है, वो सब ओके, सेकेंडरी है। और वो सब जितना हो सके, हम्म, मुझे लगता है बहुत से हमारी म्यूनसिपैलिटी से, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एज मच एज हम्म, पॉसिबल जितने म्यूनसिपैलिटी और पंचायत मैनेज कर सकते हो, हम्म, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट अभी इन्वॉल्व हो गया हम्म, है, सुप्रीम कोर्ट अभी इन्वॉल्व हो गया है, सब डायरेक्शंस है, हम्म, सब कायदे भी बनाए गए हैं, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगर लोग साथ नहीं देंगे हम्म, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कभी नहीं सॉल्व हो सकता प्रॉब्लम जब तक सब ओके, लोग साथ में आके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। ये ब्लेम गेम पहले तो बंद होना चाहिए। ओके, कोई भी लीडर, कोई भी, ये प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, हम्म, चेयरपर्सन हो, काउंसिलर, पंच हम्म, मेंबर, सरपंच, कोई हम्म, भी
ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं जो चॉकलेट खाते टाइम रैपर निकाल के अपने पॉकेट में डाल दूँ हम्म, और घर जाके हम्म। डस्टबिन में फेंकूँ। सर ये बोलने में अच्छा लगता है कि अपना पेपर अपनी जेब में डालो, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है और एक्चुअली फैक्ट भी है कि बहुत सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान के एक ये लगाते हैं, लोगो लगाते हैं, नाम भी लगाते हैं, ग्लव्स डालते हैं, फोटो निकालने के लिए कचरा उठाते डालते हैं, मैंने कभी उनको अपना कचरा भी नहीं उठाते देखा है। थोड़े लोग दिन भर कचरा उठाते हैं, उनका कहीं भी नाम भी नहीं आता है। हम्म। से पूरा जो साइकोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट हो चुका है, और पूरा एक तो मुझे लगता है उसका भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। एक्चुअली मैं रेगुलरली ये हम्म, मेरे भी वार्ड में बोलता हूँ कि जो हमारे हम्म, सैनिटेशन वर्कर्स है और जो हमारे हम्म, गार्बेज सेग्रीगेशन और जो गार्बेज कलेक्शन के जो वर्कर्स है उनको अभी साधारण में भी 25-30 साल हो गए, वो अभी गार्बेज पिकअप कर रहे हैं। उनके हेल्थ पे जो इफेक्ट हो रहा है, हम्म, क्योंकि गार्बेज सेग्रीगेशन करने के टाइम पे 6 से 8 घंटे हम्म, उस गार्बेज में खड़ा रहना, हम्म, सेग्रीगेशन करना, हमें 4-5 घंटे अगर वेट वेस्ट का स्मेल इधर बेर नहीं होता है घर में, हम्म, तो 8 घंटे उसी गार्बेज में खड़ा रह के हमें सेग्रीगेशन, हमारे हमारे गार्बेज को, हम्म, हमारे वेस्ट को, मेरे और आपके सब हम्म, वेस्ट को हम्म, सेग्रीगेट करना, उनके हेल्थ पे क्या असर हो रहा होगा, ये हम्म, आपने और हमने सबने सोचना चाहिए। बेसिक बेसिक एक जो बात है सेग्रीगेशन का, हम्म, मैंने मेरे वार्ड में जब जब हमारा एक्ट हम्म, गार्बेज मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल्स और हम्म, एक्ट जब आया था, तो मेरी मिसेस जब हम्म, काउंसलर थी, ग्रीन और ब्लैक बिन्स हमें वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम्म, और उन्होंने बोला था कि आप जाओ और सब वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। अभी हमने ये प्रोसेस हमारे वार्ड में शुरू किया था 7-8 साल पहले। हम्म, तो हमने हाउस टू हाउस जाके हम्म, सब घर में दिया था ब्लैक और ग्रीन बिन, और उन्हें एक्सप्लेन किया था कि गार्बेज सेग्रीगेशन अब से कंपलसरी है। अभी उसको मेरे टर्म के 4.5 साल हो गए, हम्म, उनके टर्म के 2-3 साल के बीच में हमने ये किया था, तो हम्म, हमें टोटल 6.5 साल लगे हैं हमारे वार्ड को अवेयर करने के लिए। अवेयर करके, फाइन्स हम्म, लगा के, फोर्स करके, झगड़ा करके सबको लाइन में लाने के लिए, विच इंक्लूड इंडिविजुअल हाउस होल्ड प्लस बिल्डिंग, ओके। जो बल्क जनरेटर्स है हमारे हम्म, बिल्डिंग्स वगैरह, सबको लाइन में लगा के, फिर भी मेरा 90% ही हो रहा है, अभी तक ओके, 100% सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। ओके। तो अगर मुझे मेरे वार्ड में इतने साल लगे हैं, मेरे वार्ड में अगर आप जाके हम्म, राउंड मारो तो गार्बेज का हम्म, ऐसा डंपिंग पॉइंट नहीं है, हम्म, ब्लैक स्पॉट्स नहीं है, हम्म, लेकिन इसे 6-7 साल लगे हैं। बाकी के वार्ड्स में शायद कंटिन्यूटी नहीं थी, वही काउंसलर हम्म, इलेक्ट होके नहीं आए, या वही फैमिली के नहीं आए, या शायद दूसरे, या शायद काउंसलर्स ने एफर्ट नहीं डाला, तो ये रिजल्ट नहीं आया। हम्म, तो वही प्रॉब्लम परसिस्ट हो रहा है ओके, कि, लेकिन इशू क्या है कि ये बेसिक है, हम्म, आप जब डस्टबिन में जाके फेंक रहे हैं तो प्लास्टिक हम्म, और पेपर एक साइड में फेंको और जो वेट वेस्ट एक साइड में फेंको। हम्म, अगर ये स्टार्ट से ही नहीं हो रहा है तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो लेबर ने उधर खड़ा रह के इतने घंटे करना चाहिए। लेकिन वो ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा जब तक ये घर से और कल्चरली हमें इनकलकेट करके शुरू करना हम्म, चाहिए घर से ही। बहुत से स्कूल्स और बहुत से अभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो अभी बच्चों को हम्म, केजी और फर्स्ट से ही सिखा हम्म, रहे हैं, और ये अच्छी बात है। ये अभी गवर्नमेंट ने भी, मुझे हम्म, लगता है ये तो बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिखा रहे हैं, हम्म, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी ये हम्म, अभी कंपलसरी सब्जेक्ट सेग्रीगेशन और ये वो सब हम्म, ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि विदाउट विदाउट ये करने हम्म। की बजाय हमारा कभी साफ होगा ही नहीं। सर आपने सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम बोला है मापसा में जो हो रहा है, लेकिन अभी हर 2 दिन में मापसा मार्केट से स्पेशली न्यूज आता है कि ये हुआ वो हुआ, नेगेटिव मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, टूरिस्ट भी परेशान हो चुके हैं, मार्केट मापसा नहीं आना चाह रहे। ये बेसिकली क्यों हो रहा है? तो मानसा मार्केट का जो इशू है ना, हम्म, वो थोड़ा अलग है। एक तो टाइम के हिसाब से कोई भी जो हमारी फैसिलिटी रहती है वो अपग्रेड होनी चाहिए। हम्म, हमारा मापसा मार्केट जो है वो 100 साल हम्म,
अप्रोक्सीमेटली 100 साल पहले हम्म, बनाया हुआ मार्केट है, और उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अम, और इसीलिए वो एक वर्ल्ड फेमस मार्केट था। हम्म, मैं था इसके लिए बोलूँगा क्योंकि अब वो नहीं है, हम्म, मेरे हिसाब से अब वो वर्ल्ड फेमस नहीं है। और उसका जो मिसमैनेजमेंट, जो हम्म, उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, जो उसके वेंडर्स और जो उनके शॉप के लेसीज है, वो इतने नाखुश है। उधर पार्किंग का फैसिलिटीज़ नहीं है, हम्म, उधर गार्बेज का मैनेजमेंट नहीं हम्म, हो रहा है। तो ये सब कारणों की वजह से लोगों का जो आना जाना अंदर, एक्सेसिबिलिटी का इतना प्रॉब्लम हो गया, हम्म, क्योंकि एक तो गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है। हम्म, अम, हमारे जो पायलट और रिक्शा हम्म, और टैक्सी, उनको मीटर का तो आपको पता है, हम्म, मीटर का तो इशू चालू ही है। बसेस, हमारे प्राइवेट जो बसेस है, उनका कंडीशन, ओवर क्राउडिंग, हम्म, उसके वजह से वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। अभी आप अगर एक वर्ल्ड फेमस हम्म, और अच्छे क्वालिटी के मार्केट में अगर आप पार्किंग ना दो, तो फिर टूरिस्ट आएंगे क्यों? हम्म, और टूरिस्ट का ही क्वेश्चन नहीं है, हमें लोकल को ही उधर जाना अभी बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और लोकल्स को उधर जाने के लिए अगर दिक्कत हो रहा है, और पूरे मक्सा में अभी इलीगल स्टॉल सब हम्म, जगह, कोई भी किधर भी अपना गाड़ी खोल के फिश बेचने लगता है, हम्म, कोई भी किधर भी एक स्टैंड लगाता है, हैंगर लगाते हैं और कपड़े बेचने लगता है। ये जो सब जगह क्या बोलते हैं, हम्म, बिना कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए, हम्म, विदाउट फियर जो काम चल रहा है ना, ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन ना फॉलो करके किसी को डर ही नहीं है। मापशा में जो इलीगल स्टेशनरी मार्केट में काम हो रहा है उनको पॉलिटिकल का सपोर्ट रहेगा कि कैसे हंड्रेड क्या है? परसेंट 100% सपोर्ट है। ओके। लास्ट 25 years, अप्रोक्सीमेटली 23 to 25 हम्म, years, इधर बीजेपी काउंसिल को सपोर्ट और रूल कर रहा है, हम्म, एमएलए भी बीजेपी का ही है। हम्म, और ये जो डाउनग्रेड जो हमारे सिटी हुई है, मैं तो पूरा उसे हम्म, श्रेय तो बीजेपी और उनके एमएलए और उनके चेयरपर्सन और काउंसलर को ही दूंगा। क्योंकि अगर एक इंटेंशन और एक उनकी तरफ से एक इंटरेस्ट होता है इम्प्रूव करने के लिए, तो आज ये स्थिति मापसा की नहीं होती। मतलब ऐसे भी कहा जा सकता है कि अलग वर्ड में कि बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से मापशा सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है। करेक्ट, 100%। क्योंकि अगर ये हम्म, अगर इसकी ऑपोजिट हम लोग ये हम्म, देखें, तो अगर जब भी कोई नया और अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या हम्म, फिर हम लोग इनॉग्रेशन करते हैं, तो इनॉग्रेशन कौन करता है? जो एमएलए रहता है वो करता है, जो हम्म, चेयरपर्सन रहता है वो करता है। वो अभी कौन से पार्टी के है? वो हम्म, बीजेपी के है। तो जो डिटेरियोरेशन और नेगेटिव जो हम्म, हो रहा है, वो भी उनका ही, उनको ही वो अभी उसका क्रेडिट लेना पड़ेगा। और इन 2-3 सालों में माइग्रेंट्स मापशा में बहुत बढ़ गए, ऐसे लोग कहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया है। सो क्या है एक्चुअली ये केस, क्या है एक्चुअली माइग्रेंट्स का अर्थ क्या है और क्या है एक्चुअली कॉन्सेप्ट? माइग्रेंट्स का इशू मक्सा में तो नया नहीं है। हम्म, माइग्रेंट्स और जो स्लम्स का जो इन्फ्लक्स हुआ है, वो मुझे लगता है लेट 80s 90s में हुआ था, हम्म, अभी नहीं हुआ है। लेकिन अब हम उन लोगों को माइग्रेंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि उनको मोर देन 30 years इधर रह के हो गए हैं। हम्म, उनके ऑफ कोर्स उनके स्ट्रक्चर्स और उनके जो ड्वेलिंग हाउसेस है वो हम्म, इलीगल शायद नहीं है। उन्हें शायद थोड़े प्राइवेट लैंड्स में, थोड़े गवर्नमेंट लैंड में, थोड़े कम्युनिदार लैंड में उन्होंने स्ट्रक्चर बनवाए हैं। उधर भी उन्हें फैसिलिटेट किया हुआ है हम्म, फॉर क्रिएटिंग वोट बैंक या तो उन्हें हम लोग माइग्रेंट नहीं कह सकते। बट लेकिन एक मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो मूवमेंट, जो माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, वो किस कारण के लिए होता है, हम्म, वो हमें समझना चाहिए। माइग्रेशन गांव से शहर तक, हम्म, या फिर बड़े जो स्टेट्स रहते हैं उनके रूरल एरियाज से हम्म, अर्बन एरियाज में इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल हम्म, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आने चाहिए, इसके लिए होता है।
अभी ये कब होता है? जब रूरल एरियाज में उन्हें कुछ कम पड़ रहा है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई है, हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है, हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस और जो डेली एक्सपेंसेस, हमारे टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं। अभी ऐसा हो गया है कि रूरल एरियाज में सेल्फ सस्टेन करके मैनेज करने को अपने फैमिली जिसमें 4-5 जन हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स या फिर पॉटरी करने वाले लोग या फिर जो छोटे बिजनेस चलाने वाले रूरल एरियाज में हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो अगर एक या दो आदमी, एक फैमिली जिसमें 6-7 लोग रह रहे हैं, अगर उस अर्निंग में नहीं मैनेज कर पाएंगे तो वो शहर को आएंगे ही, क्योंकि उनको तो अपनी फैमिली की केयर रखनी है। बराबर। तो ये एक अर्बन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली एक रूरल प्रॉब्लम है। ये हमें समझना जरूरी है कि वो इधर क्यों आ रहे हैं। वो हमारे ऊपर थोपने के लिए नहीं आ रहे, वो उधर उन पे जो थोपा जा रहे हैं उससे बचने के लिए वो इधर आ रहे हैं। तो हमें एक्चुअली गवर्नमेंट, और यही गवर्नमेंट नहीं लेकिन जनरली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे, जैसे कि एमएसपी बढ़ाने का, जैसे कि रूरल जो बिजनेसेस है या फिर जो रूरल इंडस्ट्री है उसे बढ़ाने के लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, तो फिर माइग्रेशन सिटीज को नहीं होगा। अगर रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहा तो फिर वो अपने फैमिलीज को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम सिटीज का, अपॉर्चुनिटी का इशू सिर्फ सिटी में लिमिटेड नहीं है। वो माइग्रेशन क्यों होता है? इंडिया के लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग उधर ऑब्जर्व क्यों हो जाते हैं? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो वो अगर मेरी कैपेबिलिटी को इधर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है या मुझे इधर वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो फिर मैं उधर जाऊंगा जिधर वो वैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले या वैसा मुझे रिकॉग्निशन मिले। अभी जैसे हम देखेंगे मैथ्स या फिर जो एकेडमिक फील्ड में है, हमने तो लास्ट 10-15 सालों में डिक्लाइन ही देखा है एकेडमिक फील्ड में। जैसे सीईओज और बड़े बड़े जो कंपनीज है उन्होंने बहुत इंडियन लोगों को हायर किया है, लेकिन इंडियन कंपनीज और इंडियन इनका डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर वो अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे। तो इट इज सिमिलर सिचुएशन जो रूरल और अर्बन एरियाज में हो रहा है। तो मापसा का भी वही सिचुएशन है। जो पहले आए थे इधर भी, जो हम लोग के बड़े स्टेट से, जो वेस्ट बंगाल से बहुत लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से बहुत लोग आ रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि वो स्टेट्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम सदर्न स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा है? अभी कल अगर आप देखें तो केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल के आ गया है। तो केरला के लोग इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो स्टेट्स में उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ऐसे लिए हैं ओवर टाइम। अभी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवर टाइम लास्ट 30-40 साल में उन्होंने ऐसे पॉलिसी डिसीजन लिए जिससे ग्रेजुअली, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन लेगा वो 5 साल में उसका रिजल्ट आता नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जिसके हिसाब से उन्होंने काम किया है ओवर 20-25 साल, 30 साल, ग्रेजुअली उनका ये ग्राफ बढ़ा है, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा है, उनका ये सब बढ़ने के कारण अभी उन्होंने उनका पॉपुलेशन भी रिड्यूस हुआ है। मतलब गोवा में पॉलिसी डिसीजंस वीक है? गोवा में नहीं, ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो गोवा के नहीं है, गोवा के रूरल एरियाज के नहीं है ना, वो बाकी के स्टेट्स के है। जैसे मैंने बोला, यूपी के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, सॉरी उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। अभी ये सब जो स्टेट्स है उनके जो रूरल पॉलिसी डिसीजंस है और जो पॉलिसी मेकिंग है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनके पॉपुलेशन को सपोर्ट करे। उनका पॉपुलेशन भी हाई है और इधर एम्प्लॉयमेंट, और उधर के लोग सिर्फ गोवा नहीं आ रहे, वो सब स्टेट्स में जा रहे हैं क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल। सर इसके ऑपोजिट में पूछूं तो गोवा का क्या हाल है? गोवा के लोगों को भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो भी दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं क्योंकि गोवा का पॉपुलेशन ऐसा है कि ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन गोवा में एजुकेटेड पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास वैसे अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, और हमारे
क्या बोल रहे हैं, सैलरी का भी ब्रैकेट बहुत कम है गोवा में, तो उनके लिए जो सैलरी का ब्रैकेट है ये ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन गोवंस के लिए ये सैलरी ब्रैकेट कम हो जाती है, तो इधर के लोग बेंगलोर जा रहे हैं, इधर के लोग मुंबई, दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, क्योंकि इधर के एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है उनके लिए उनका वैसे पे स्केल उधर ज़्यादा है, और आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं, बहुत गोवंस माइग्रेट आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं। सर एक गोवा के छोड़ देता हूँ मैं, मापशा में बहुत सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, पॉलिटिक्स को भी छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी इतने एजुकेटेड लोग मापशा में होने के बाद भी चाहिए उतना डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? पॉलिटिक्स को छोड़ ही देंगे हम लोग की तरफ, हम्म। फिर भी इतने एजुकेटेड होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम्स लोकेशन में ये अच्छे अच्छे रेजिडेंसीज आ रही है, अच्छे अच्छे लोग रहने के लिए आ रहे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं। सो इतना डेवलप नहीं क्यों हो पा रहा है? मैं भी बहुत टाइम हो गए हमने भरोसा रखा है एक ही पार्टी पे और एक ही एमएलए पे, वो थोड़ा शायद चेंज होना चाहिए अभी। एक्सपेक्टेशन तो रहता है सबका कि हमारा एमएलए मुझसे भी एज में यंग है, तो एक्सपेक्टेशन रहता है, मेरा भी था उनसे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो एक लेकिन 5-10 साल का टाइम बहुत हो जाता है, उसके बाद में पेशेंस भी खत्म हो जाता है, तो चेंज करना चाहिए। हाँ सर, मुझे एक क्यूरियस ऐसे क्वेश्चन आता है। मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते रहे थे कि पॉलिटिशियन का हम लोग सैलरी देखे ना यूट्यूब पे भी या जाके देखे, गूगल पे भी देखे, तो बहुत कम आता है। और हम्म। उनका जो हमने लाइफस्टाइल देखा, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके पास बहुत कुछ रहता है। और रिसर्च करने के बाद भी पता चलता है कि उनका बिजनेस भी कुछ नहीं है, काम धंधा भी कुछ नहीं है, तो इतना बढ़ कैसे आता है? मतलब जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है वो अपने जेब में डालते हैं क्या? ऐसे सारे है। तो इसके लिए तो एक तो गवर्नमेंट ने बहुत क्या बोलते हैं, डिफरेंस बहुत है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो बॉडीज है जैसे म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, उनका सैलरीज बहुत कम है, और आप कंपेयर करें एमएलए का तो वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके। जैसे कि मुझे लगता है पंच पंच उनका सैलरी शायद 5-6 हज़ार ओके। अप्रोक्सीमेटली है पर मंथ। जो हमारे काउंसलर्स है वो शायद 15 से 18 हज़ार, अभी मापसा में तो 18.5 हज़ार है, वो भी हमने इस टर्म में इंक्रीज करके लिया है, और उसे हम सैलरी नहीं बोलते हैं, ऑनरेरियम बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ऑनरेरी पोस्ट जो हम लेते हैं। लेकिन जो एमएलए का सैलरी वो 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख अप्रोक्सीमेटली है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ऐसा कहना गलत रहेगा कि एमएलए को कम सैलरी मिलता है। 2-2.5 लाख में इट्स वेरी कंफर्टेबल सैलरी। उसके उसके अलावा उनको ट्रैवल, पेट्रोल, जो मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब एमएलए को मिलता है। जो बाकी के लोकल सेल्फ बॉडी और जो लोअर गवर्नमेंट, सॉरी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो नहीं मिलता। हमें इवन जो बोलते हैं फ़ोन का भी अलाउंस नहीं मिलता, वो बाकी का कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है। अभी मेरे हिसाब से मैंने बार बार ये कहा भी है कि आप जब काउंसलर या पंच मेंबर चुनो, तो ऐसा काउंसलर या पंच मेंबर चुनो जिसका जॉब काउंसलर या पंच मेंबर ना हो, उसका बेसिक जॉब वो ना हो, क्योंकि अगर उसका जॉब वही है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेगा, या क्योंकि नहीं तो वो सस्टेन कैसे करेगा। आपने ये सोचना चाहिए कि 18 हज़ार में तो महीने का खर्चा नहीं छूटता है, किसी का भी नहीं छूटता है। तो अगर वो काउंसलर का जॉब करेगा और 2,000 लोगों को केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो 18 हज़ार में नहीं हो सकता है। तो एक तो उसका ये उतना ऑनरेरियम कुछ चेंज करके सैलरी बनना चाहिए, या फिर ऐसा आदमी चुनो जिसके पास ऑलरेडी कुछ उसका बैकअप है और कुछ तो बिजनेस चल कुछ रहा तो है बिजनेस उसका चल रहा है। जैसे अभी मेरा मेरे फादर का 40 साल से ऑलरेडी उनका प्रैक्टिस चालू है, हमने कभी बंद किया ही नहीं। मैं भी अभी 20 ईयर्स मेरा एडवोकेट का प्रैक्टिस चालू है, कभी बंद नहीं किया। मैं गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एडवोकेट छोड़ के भी ये मैंने आउट ऑफ चॉइस शुरू किया। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका काम सिर्फ पॉलिटिशियन का काम है, वो मुझे ऑलवेज डाउट लगता है कि वो खुद को सस्टेन कैसे करते हैं। तो ये लोगों ने सोचना चाहिए कि अगर वो अपना घर चला नहीं सकता सक्सेसफुली, एक बिजनेस या एक
कुछ काम भी कैसे करें? व्यवसाय नहीं चला सकता तो फिर वो सिटी कैसे चलाएगा? ये लोगों ने सोचना चाहिए कि पॉलिटिशियन ये एक जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है। तो ऐसा आदमी या एक महिला चुनो जो ऑलरेडी एक बिजनेस नहीं तो एक काम कर रही हो। अगर वो सक्सेसफुल उस काम में है तो फिर वो सिटी चला सकती है। लेकिन सर हमें चुनने में भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, क्योंकि शुरुआत के दौर में एक पॉलिटिशियन खड़ा रहने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते ही रहता है, और बाद में वो एक 2-3 साल बाद में होने के बाद वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है, तब तक देर हो चुकी होती है। नहीं, ऐसा नॉट नेसेसरी कि ऐसा सब हाँ। जनरल। शायद मुझे लगता है आपकी उम्र के हिसाब से हम्म। आपने ऐसे ही एग्जाम्पल देखे रहेंगे, लेकिन ऐसा आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन और बहुत से सोशल हम्म। वर्कर या ये है। आपने एक सोचना चाहिए कि जो भी पॉलिटिशियन या जो भी सोशल सर्विस या जो भी एक्टिविस्ट एज एन ऑप्शन आपके सामने आता है, तब आप क्या चुनते हैं? एज अ वोटर क्या हो जाता है आपके पास? जब वोटिंग के लिए ऑप्शन आते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि इसमें इंटेग्रिटी है? क्या आप ये सोचते हैं कि इसमें काम करने की क्षमता है? क्या आप ये सोचते हैं कि ये आदमी या ये महिला आपको एक्सेसिबल रहेगा फुल टाइम? नहीं, ये ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वोटर ये नहीं सोचते हैं। ज़्यादा वोटर ये सोचते हैं कि या क्या ये मेरे धर्म से है, क्या ये मेरे जात से है, क्या ये इसने मुझे कितना पैसा दिया इलेक्शन से पहले, क्या इसने मेरे नेबरहुड में मंदिर में कुछ काम किया। ये क्राइटेरिया अगर आप सोचेंगे तो फिर जो आपने जिस जिस पॉलिसी में आपने इन्वेस्ट किया आपको रिटर्न वही मिलेगा। Got it। मतलब हमारी सोचने की क्षमता है वो थोड़ी कम है या कुछ अलग है, नहीं, चेंज होनी जो चाहिए। जो हमें हम्म। सिखाया जाता है उसके हिसाब से हम लोग हम्म। देखते हैं ना। तो ओके। हम लोग ने अपना नजरिया चेंज करो। हम्म। हर इलेक्शन में आपके पास 10 ऑप्शन रहते हैं। हम्म। हम लोग चुनते हैं जो हम अभी हमें मिल रहा है ना वापस हम्म। पॉलिटिशियन की तरफ से, वो हम ही ने चुना है। हम्म। तो ये नहीं बोल सकते कि वो रंग दिखा रहे हैं। हम ही ने ये पेंट किया है जो हमें हम्म। मिल रहा है वापस। तो ये नहीं बोल सकते कि पॉलिटिशियन ने ऐसा किया है, हम्म। या ये तो हम ही ने चुने हैं। हमने मतलब ये ऐसे हुआ जैसे कि हमने आपने। शायद वोट उस हम्म। कैंडिडेट को ना डाला हो, लेकिन हमने दूसरे कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट है उसे जिताने के लिए एफर्ट भी नहीं डाला। हम्म। अगर अगर मैं अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करता हूँ, मैंने कितना एफर्ट डाला वो अच्छे कैंडिडेट को जिताने के लिए? हम्म। मैंने घर में रिलैक्स किया, हाँ वो अच्छा कैंडिडेट है, उसको वोट डाल के मैं वापस आया। लेकिन दूसरे कैंडिडेट ने पैसा खर्चा किया, अपना इमेज अच्छा, हम्म। झूठा ही सही लेकिन अपना पोर्ट्रे किया अच्छा इमेज, और दूसरे कैंडिडेट को बर्बाद कर दिया हम्म। जो अच्छा कैंडिडेट था। तो मैंने एफर्ट तो नहीं डाला, हम्म। तो मैं नहीं बोल सकता कि वो ये अच्छा है या हाँ। बुरा है। तो मतलब उसने जो अपना हिसाब से किया वो किया। मतलब ये ऐसे हुआ जैसे कि आपने बीच में बोला था कि हम लोग नेबर पे जो ब्लेम डाल रहे हो पहले खुद पे डाल के देखो कि हम लोग क्या एफर्ट, कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप पढ़ाई करते हैं, हम्म। वैसे ही आपको अच्छा पॉलिटिशियन और अच्छा आपको स्टेट चाहिए तो एफर्ट डालो, हम्म। सबने डालना चाहिए। एक इतने अभी साल ने हमने जो कंट्री बिल्ड किया है वो तो अकेले किसी हम्म। ने नहीं किया है ना, पूरे कंट्री के। इसलिए मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन सबका होता है। जो हम्म। मार्केट में सब्जी बेचते हैं उनका भी हम्म। कंट्रीब्यूशन है, और जो साइंटिस्ट बाबा एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, हम्म। जो गार्बेज भी क्लीन करते हैं उनका भी है, और जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनका भी है। तो Got it। एक एक किसी सेक्शन पर ब्लेम डालना कि ये सब इसके हम्म। पॉलिटिशियन के वजह से हुआ है, या ये सब सिर्फ हम्म। चीफ मिनिस्टर या सिर्फ चेयरपर्सन की वजह से या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ब्लेम डालना आसान हो चुका है आज के दौर में। ये ब्लेम खुद से ब्लेम हटाने के लिए तो दूसरे पर हम्म। उंगली उठाने का काम लोग करते हैं ना। तो अभी इजी हो गया है, सबका इजी टारगेट है पॉलिटिशियन, तो सब ब्लेम पॉलिटिशियन पे डाल। ओके। और एक ऐसे ही एक्चुअली यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जैसे कि रोड डैमेज, ये चलते ही आ रहा है और कब खत्म होगा पता नहीं। उसके ऊपर मैंने रील भी बनाया था कि हम लोग खड्डे की वजह से ही हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे गाड़ी फास्ट चलाना, क्योंकि हमें अचानक खड्डे मिल जाते हैं, हम लोग कट मार की वजह से सीख जाते हैं। सो एक्चुअली
एक प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा कि नहीं? रोड प्रॉब्लम, रोड एक्चुअली डैमेज हो रहा है जो, स्पेशली मैं हाईवे का बोल रहा हूँ, अंदर का छोड़ दो। हम्म। हाईवे डैमेज इतने हो चुके हैं कि नहीं एक्चुअली एक मैंने भी थोड़े दिन पहले इस पर एक छोटा वीडियो सीरीज शुरू किया है, जिस पर मैंने एक 4-5 स्टेप्स का एक कैसे इम्प्रूव हो सकता है वो ये किया था, जिसपे पहले तो डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है ना, वो तो पहले सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि एक डिपार्टमेंट आता है खुदाई करके जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट उस पर रेस्टोरेशन करता है, उसके बाद में पानी का ये आता है, एक पाइप डाल के जाता है, फिर और एक सीमेंट डाल के जाता है, फिर ऐसा जो मिस कोऑर्डिनेशन, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में है, वो पहले तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। वो इंटरनल रोड हो या हाईवे हो, जो भी हो, ये तो क्योंकि सब सब जो भी आप छोड़ के नेशनल हाईवे, सब जो रोड्स है वो गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के अंडर ही आते हैं। जो भी पाइपलाइंस है, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो तो एक एक ही सिंगल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो उसके लिए रोड्स का डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो एक ही है, पीडब्ल्यूडी पानी का डिपार्टमेंट है वो एक ही है। तो अगर उनका जो लेइंग ऑफ पाइपलाइंस या लेइंग ऑफ वायर्स जो भी है वो सिंगल है, तो फिर आप अलग अलग रोड्स का डिफरेंशिएशन करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देखो, एक पूरा सेक्शन का ले लो जो भी काम है, और रेस्टोरेशन एक ही बार कर दो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, जो टेंडर लेने का जो सिस्टम हो गया है ना, ये सिस्टम मनी मेकिंग बिजनेस हो गया है। और हॉटमिक्स ये एक ऐसा टूल है कि एकदम प्रॉफिटेबल जो बोलते हैं जरिया हो गया है। मतलब कैसे एक्चुअली प्रॉफिट है अगर मैं हमारे जैसे युवा बिजनेस करना चाहे तो? क्योंकि इसमें स्कोप तो मुझे लगता है। मुझे क्या है, हॉटमिक्स का जो एक तो जो हमारे रोड लेइंग का जो सिस्टम है, उसमें हम लोग अगर पहले देखें, अगर हम लोग पोर्चुगीज टाइम के रोड देखें या अभी तक जो मेंटेन है वो रोड देखें, वो कंक्रीट के रहते थे। अभी कंक्रीट के क्यों बंद किए हैं और ये हॉटमिक्स का क्यों शुरू किया है मुझे मालूम नहीं, ये तो अभी ओवर टाइम हो गया है। फिर भी जो हॉट मिक्सिंग का जो प्रोसेस है, लेइंग का प्रोसेस है, उसमें रोड स्क्रैपिंग रहता है, उसमें सोलिंग रहता है, वो प्रोसेस कर ही नहीं रहे। क्योंकि एक तो हमारा वेदर ऐसा है कि अनप्रडिक्टेबल हो गया है, कभी भी बारिश हो जाता है। हॉट मिक्स के लिए एक सर्टन टेम्परेचर पे लाके उसको डालना पड़ता है, एक सर्टन थिकनेस पे उसको लाके डालना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं नवंबर में भी बारिश हो रहा है, तो वेदर का प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है पूरा अभी शायद एक तो बेहतर रहेगा अगर पूरा कंक्रीटाइजेशन ही शुरू कर दे सब जगह, क्योंकि कंक्रीट के जो रोड्स है वो शायद ज़्यादा टाइम टिक रहे हैं। एक तो हॉट मिक्स बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो ये जो कारपेट लेइंग का जो मशीनरी और ये है वो नहीं टिक रहे हैं। अभी 10 साल हो गए हैं। अगर हमें एक सिस्टम अगर नहीं चल रही है पता चल जाए, तो वो सिस्टम बंद करके कुछ नया ट्राई कर देना चाहिए। इतना कॉमन सेंस हमारे गवर्नमेंट में होना चाहिए, नहीं आप इंजीनियर में होना चाहिए। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि कंक्रीट बोला, जैसे कि हम्म। कंक्रीट के भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि वो डैमेज हो रहे हैं। जैसे कि जैसे कि हमने देखा ब्रिज का काम शुरू हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं कॉन्क्रीटाइजेशन वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्क्रीटाइजेशन इन कंपैरिजन टू हॉट मिक्स बोल रहा ओके। हूँ। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन कंक्रीट का बोल रहे हैं तो उसमें क्वालिटी का मैं डिस्प्यूट कर सकता हूँ कि ओके। एक क्योंकि अगर आप दो बिल्डर का काम ले, तो एक बिल्डर का काम अच्छा रहेगा, दूसरे का नहीं, तो वो उसमें मैं फर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ रोड। रोड बनाने का कंपैरिजन में अगर आप कंक्रीट का रोड का कंस्ट्रक्शन देखें और हॉट मिक्स का देखें, हॉट मिक्स का जो कंस्ट्रक्शन, जो रोड का लेइंग हो रहा है, वो हर साल डैमेज हो रहा है। उसके हिसाब से अगर आप कंक्रीट का देखें, फॉर एग्जांपल जो बाम्बोलिम का जो हाईवे बनाया है, जो गोवा मेडिकल कॉलेज से जो हाईवे है, वो अभी 3 साल से कोई भी मेजर उसमें इश्यूज नहीं आया है। वो पूरा कंक्रीट लेन से ही बनाया। तो फिर अगर एक प्रूफ है कि ये अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर आप वो दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट करो।
लेकिन आप अगर अटल सेतु का काम देखें, अटल सेतु का हर साल कितना कितना एरिया डैमेज होता है, वो पूरा हॉट मिक्स किया हुआ ये है। तो फिर वो आप क्यों इम्प्लीमेंट फिर से कर रहे हैं, वो क्यों आप डाल रहे हैं फिर से? तो अगर आपके पास प्रूफ है कि एक टाइप का काम अच्छा नहीं है, तो एक टाइम के बाद उसमें और एक्सपेरिमेंटेशन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रूफ मिल गया है कि वो अब नहीं चलेगा। तो वो बंद कर दीजिए। अब वो टेक्नोलॉजी अभी आउटडेट हो गई है, तो उसको ऑब्सोलीट करके बंद कर दो। सर एक लोकल का हम लोग सपोर्ट लेके ये कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेरे आसपास में कहीं भी जा रहा हूँ, मेरे आसपास अगर रोड डैमेज है, तो इसके ऊपर हम लोग एक लोकल करके क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? एक्चुअली पीडब्ल्यूडी का जो ऐप है वो बहुत ही इफेक्टिव है। हम्म, ऑलरेडी मैंने भी जो एज अ काउंसलर भी, मुझे कभी कभी जो नहीं हो रहा है, मैंने वो ऐप पे डाल के बहुत बार इंजीनियर से सॉल्व करके लिया है। ओके। जो पीडब्ल्यूडी का ऐप है हम्म, वो पॉटहोल्स के लिए फेयरली इफेक्टिव है। ओके। तो लेकिन उनका काम, प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो रिपेयर करने के लिए भी आते हैं ना, वो काम ही सबस्टैंडर्ड है। ओके। अभी सबस्टैंडर्ड काम के लिए अभी किसको ब्लेम करे? वो कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को अभी इतना कट देना पड़ रहा है, पॉलिटिशियन को, इंजीनियर को, जो भी है। अभी हम तो ब्लेम कर नहीं सकते किसको कट जा रहा है, क्योंकि प्रूफ तो किसी के पास है नहीं। लेकिन जा तो रहे हैं, नहीं तो काम इतना सबस्टैंडर्ड नहीं होगा। लेकिन जा तो रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? चेंज करने, जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करना, गवर्नमेंट जो को पूरा चेंज। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको ब्लैकलिस्ट करना। अभी ओके। ब्लैकलिस्ट तो गवर्नमेंट ने बोला था वो ब्लैकलिस्ट करेंगे। अभी 2021 में चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि नवंबर 1 तक सब खड्डे निकल जाएंगे। अभी हम 25 में है, अभी भी खड्डे हैं। वही रील मैंने कल देखा था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं करते उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे। अभी मैं पूछता हूँ उनसे कि किधर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हुए, या कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने बंद कर दिया है एज कॉन्ट्रैक्टर विद पीडब्ल्यूडी। और सर बहुत सारे रोड साइड इलीगल कंस्ट्रक्शंस मापशा में है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एरिया भी नहीं बोलूँगा, लेकिन वो किस वजह से है और क्यों आगे इसके वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो कैसे सॉल्व हो सकता है? एक्चुअली म्यूनसिपैलिटीज का जो एक्ट है ना, और जैसे म्यूनसिपैलिटीज का एक्ट है वैसे ही बहुत सारे हमारे जो एक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो लोकल सेल्फ बॉडी के लिए, वो सेल्फ सफिशिएंट है ये सब प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए। लेकिन जो एक्ट्स है उनके साथ में जो रूल्स एंड बायलॉज है, जो प्रोसेस हमें डिक्टेट करते हैं कि कैसे फॉलो करना चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन लोकल सेल्फ बॉडी से ठीक से नहीं हो रहा है। और इसका कारण एक तो है इंटरफेरेंस एमएलए की तरफ से, दूसरा है कि एक अपीजमेंट की वजह से, कि इलेक्शन आ रहा है तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके अभी सब रास्ते पर ही छोड़ दिया है। तो इलेक्शन की डर से और सब लोगों को खुश करने की डर से, अपीजमेंट जो बोलते हैं, अपीजमेंट की डर से ये इशू अब हो रहा है। अभी अगर आप एक एक ही सिमिलर पॉलिसी अगर आप रखें, जो हमने हमारे वार्ड में रखा है पहले से ही। अभी हमारे वार्ड में मेरी फैमिली रिप्रेजेंट ये वार्ड को करेगी, ऑलमोस्ट अभी 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो हम एक ही यार्डस्टिक रखा है, एक ही सेम प्रिंसिपल रखा है सबके लिए, कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी करना है ना, जो सेटबैक एरिया है उसके अंदर आप जो भी करो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उसके बाहर आता है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ काउंसलर। तो उसके आप बाहर मत आओ। ये हमने यूनिफॉर्म सबके लिए रूल रखा है हमारी वार्ड में। तो वो मेरे वेलविशर हो, मेरे वोटर हो, मेरे ओपोनेंट हो, कोई भी हो, ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ जैसे हमने पहले भी फॉलो किया है। तो ये रोड सेटबैक के एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का जो इशू है वो मेरे वार्ड में वही उसी के कारण नहीं है। और इलेक्शन के डर से अगर आप कंटिन्यूसली रहेंगे तो एक तो कभी ना कभी तो ये आप हारेंगे ही। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इन ये आप। परपेचुटी में हाँ। आप जीतते रहेंगे।
ये तो एक साइकिल या हाँ टायर हाँ क्या एक की तरह साइकिल है है। हारना जीतना साइकिल। कभी तो होगा हाँ ही, मैं भी कभी ना कभी हाँ तो हारूंगा ही। तो ये इस भ्रम में रहना कि इलेक्शन की वजह से हम्म, इसको अलाउ किया, अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो उसको नेबर को कल अलाउ करना हम्म, पड़ेगा, क्योंकि वो फिर कुछ डिमांड करेगा हम्म, कि अरे उसको अलाउ किया, आज मुझे अलाउ हम्म, करो। एक्चुअली फुल माप्सा में यही प्रॉब्लम हुआ है। हमारे जो एक्स डेप्यूटी सीएम थे, उन्होंने पहले ये स्टार्ट किया कि हम्म, इलेक्शन की वजह से या अपीजमेंट करने की वजह से ये शुरू किया, फिर वो काउंसिलर और चेयरपर्सन ने शुरू किया, उसके बाद में अभी ये कंटिन्यू हो रहा है। अभी वो सब वर्ड्स में उनको वो स्टॉप करने को प्रॉब्लम हो रहा है कि सब लोग बाहर बिना पूछे अभी ये कर रहे हैं। हाँ, पहले क्या होता था, एक रिस्पेक्ट था, मैं काउंसिलर को पूछूंगा। हम्म, अभी उनको कैर ही नहीं है, अरे वो क्या करेगा, उसको पावर ही नहीं है। हम्म, तो वो म्यूनसिपलिटी का एक्ट भी हम्म, भाड़ में गया, वो काउंसिलर भी भाड़ में गया, पूरी म्यूनसिपलिटी भी भाड़ में गई, किसी को लॉ एंड ऑर्डर और ये इसका ना सीरियसनेस ही नहीं आया है। तो अभी जब हम लोग आवाज रेज करते हैं ना, उनको सरप्राइज हो जाता है, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनको अनकंफर्टेबल हो जाता है कि ये क्यों ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है। सब ये डिस्टर्ब नहीं है, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्यों, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही है, ये पीछे लेना, हम्म, लाइन के पीछे, सेटबैक के पीछे लेना जरूरी है। नहीं तो आपके बच्चे कहाँ चलेंगे। हम्म, आपके जो कॉलेज में अभी आज जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ हम्म, चल के जाएंगे। उनको रास्ते पर चलना पड़ेगा, तो फिर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी। हम्म, तो ये एक एक रास्ते का जो लेआउट रहता है, हम्म, वाइट लाइन के एक साइड में गाड़ी चलती हम्म, है, दूसरे साइड में ऑपोजिट साइड में उसके बियॉन्ड ड्रेनेज रहता है, उसके बियॉन्ड फुटपाथ रहता है, ये लेआउट ही नहीं है हम्म, नक्शा में। अगर आप लेआउट नहीं रखेंगे तो आप रोड पे तो गाड़ी, पेडेस्ट्रियन हम्म, और साइड के जो एंसिलरी सर्विसेज जैसे लाइट्स हम्म, रहते हैं या फिर शॉप्स रहते हैं, वो सब साथ में आना चाहिए ना। हम्म। वो साथ में ही नहीं है, तो इसलिए सब रास्ते पर ही आ गया है, तो फिर मैनेज कैसे होगा सबका। और ये मापशा में कई जगह पे यह भी देखा है कि एक ही जगह पे लाइट्स बहुत सारे हैं और एक ही जगह पे लाइट्स भी नहीं है, तो इसका क्या फैक्टर है? नहीं, एक तो मापसा एक हम्म, हिली रीजन है, तो ओके। लेइंग ऑफ लाइंस का भी प्रॉब्लम होता है, ये हमने हम्म, डिस्कस बहुत बार किया है। तो जो मेंटेनेंस का जो हम्म, इशू है, जो बहुत जगह ऑफ हम्म, लाइट्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, वो अभी मुझे लगता है लास्ट एक 4-5 साल में वो आउटसोर्स किया हुआ था, हम्म, वो अभी वापस अपने अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास आ गया है। हम्म, अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मुझे लगता है माक्सा में अगर कोई अच्छा डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। ओके। मैं इनफैक्ट बहुत ही अम, खुश हूँ हम्म, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, जिधर भी रिक्वायरमेंट रहता है, विदाउट टाइम निकाले हुए, विदाउट ज़्यादा किटकिट किए हुए, वो किसी भी जगह कोई भी वार्ड में अगर रिक्वायरमेंट हो, मैं यही और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेशली अभी बिफोर दिवाली से पहले, इवन मैंने जब रिक्वेस्ट किया, मैंने दूसरे काउंसिलरों को भी पूछा है, हम्म, जिधर भी रिक्वेस्ट किया है, जिधर भी स्ट्रीट लाइट हम्म, चाहिए, हमारा मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव और सबसे हार्ड वर्किंग डिपार्टमेंट मक्सा में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। कोई भी कंप्लेन नहीं है। जो हमारा कॉल सेंटर का भी नंबर है 1912, जो गवर्नमेंट का नंबर है, वो भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। उनको कॉल किया तो इमीडिएटली वो रजिस्टर करके इंटीमेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो फॉलो अप कॉल भी उनका आता है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज फार एज उनका कंप्लेन्स और जो मैनेजमेंट का ये है, सबसे इफेक्टिव, एटलीस्ट मापसा में तो अच्छा काम करने वाला डिपार्टमेंट उनका है। और सबसे लो कौन सा है? वो तो मुझे म्यूनसिपैलिटी लगेगा। मुझे लगता है म्यूनसिपैलिटी का बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपके हिसाब से मापशा में एक बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन सा है जो चालू है, कमी नहीं हो रहा है? क्या है जो उसके ऊपर काम करना चाहिए और लोगों को अवेयर सुअरेज, करना चाहिए? हमारा जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हम्म, एसटीपी, अभी ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। हम्म, वो जो सैंक्शन प्रोजेक्ट था वो 120 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 90+ करोड़ उसमें स्पेंड हो चुका है। और
मुझे नहीं लगता है कि इवन 25 या 30% काम उसमें कंप्लीट हुआ है। नाइदर हमारा एमएलए उसमें सीरियस नहीं है, हमारी काउंसिल, हमारे ये एक्चुअली पीडब्ल्यूडी के अंडर वो आता है, तो पीडब्ल्यूडी का कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है। सीएम ने भी ये शायद छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं ब्लेम तो पूरा ये एमएलए पर ही दूंगा, क्योंकि अगर अगर कोई सर्विस मापसा की ज़रूरत है और वो पीडब्ल्यूडी या कोई स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आता है और एमएलए उसको फॉलो अप करके उसके पीछे नहीं लगता है, तो अगर एमएलए ही सीरियस नहीं है तो फिर और कोई क्यों सीरियसली उस इशू को लेगा। तो मुझे लगता है 12 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए। ऑलमोस्ट 70% फंडिंग उसका ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। एक तो वो स्क्रैप करके फ्रेश से स्टार्ट कर ले, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है कोई अकाउंटेबिलिटी उसमें बचा हुआ है। 2-3 महीने पहले सीएम ने म्यूनसिपैलिटी में विजिट किया था, तभी हमने ये क्वेश्चन किया था उनको, और उनका जो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग को प्रेजेंट था, वो बोल रहा था ट्रायल और टेस्टिंग चल रहा है। ये बिल्कुल झूठ था, हमने भी पॉइंट आउट किया था, लेकिन तब से भी अब तक फिर उस पर कोई फॉलोअप नहीं चल रहा है। दूसरा जो इशू है वो अंडरग्राउंड केबलिंग का है, रोड्स का रेस्टोरेशन। ये हमने जब म्यूनसिपैलिटी एनओसी देती है किसी प्रोजेक्ट को, तो हमने एक कंडीशनल एनओसी दी थी कि आप अगर अंडरग्राउंड केबलिंग करेंगे तो एवरी 100-200 मीटर्स आप रेस्टोरेशन इमीडिएटली करें, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आप आधा सिटी को खोद के रखें और फिर रेस्टोरेशन के लिए सेकेंड हाफ भी शुरू कर दे और रेस्टोरेशन आधा सिटी का ना हो। क्योंकि ये हमने देखा था जब सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का जो शुरू हुआ था काम, तो पूरा खोलने का एरिया उन्होंने खुदाई करके रखा था, फिर उसका रेस्टोरेशन 2 साल तक नहीं हुआ। इतना इनकन्वीनियंस था उस टाइम को सब लोगों के लिए। बारिश के टाइम में इतना एक्सीडेंट्स हो रहा था, वो चेम्बर का लेवलिंग नहीं हुआ था, बहुत इश्यूज हो रहा था। तो अभी जब जब हमारे नए पावर मिनिस्टर जब अपॉइंट हुए दौरेकर सर, तभी जब वो आए, तो मैंने अपने वार्ड में उनको वही बोला कि पूरा जब आप ये कर रहे हैं और रेस्टोरेशन का जब प्री कंडीशन है, तो क्यों आप इमीडिएटली रेस्टोरेशन नहीं कर रहे। तो आई डोंट नो, मे बी मेरा थोड़ा न्यूसेंस वैल्यू है, मैं बार बार से ये क्वेश्चन पूछता हूँ या उन्हें इरिटेशन होता है मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने मेरा वर्ड का तो कर दिया, लेकिन बाकी का एरिया अभी भी वैसा ही है, तो उन्होंने कर देना चाहिए ना। अगर हमने वही कंडीशन रखा है तो कर दो। म्यूनसिपैलिटी का जो अथॉरिटी है उसको, वो अथॉरिटी को आप रिस्पेक्ट दो। आपका पीडब्ल्यूडी या दूसरा डिपार्टमेंट है और म्यूनसिपैलिटी उसके नीचे आता है, लेकिन आपको विदाउट एनओसी तो आपको काम नहीं करने को मिलेगा। तो अगर आपने एनओसी लिया है म्यूनसिपैलिटी से, को आप उस एनओसी को रिस्पेक्ट दो। ऐसा ट्रीट मत करो कि आपका बीजेपी का गवर्नमेंट उधर है, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम लोग जो भी चाहिए ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है। ये लोकल सेल्फ बॉडी का जो गवर्नमेंट है, वो पंचायत हो या फिर म्यूनसिपैलिटी हो, उसको आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट वो जो बॉडी है उसके विदाउट आपको आपका काम करने को नहीं मिलेगा। तो आप जो भी स्टेट का डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, उसने लोकल सेल्फ बॉडी को और उसके एनओसी को, उसके प्रोसेस को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। और एक एक बार ऐसे भी देखा है मापशा में, मैंने सुना है, जो मेरे रोज दोस्त रहते हैं उन्होंने बताया था कि वो एक एक पार्टी के हैं, फॉर एग्जांपल वो बीजेपी के हैं, तो उनके कांग्रेस के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, वो कांग्रेस के हैं तो उनको बीजेपी के लोग सपोर्ट नहीं करते, उनकी वजह से उनके काम पेंडिंग हो जाते हैं, उनके बीच में वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहता है, उनके पर्सनल काम में भी उनको क्या बोलते हैं उसको, कोंकणी में शब्द ऑडियो आ जाती है, तो उसको क्या सोल्यूशन है उसका, मतलब हम लोग किसी पार्टी को ये सपोर्ट एक करें या ना एटीट्यूड, करें, क्या करें। मुझे लगता है कि ये जो एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है रिगार्डिंग दूसरे को स्टॉप करना या दूसरे को आगे बढ़ने से रोकना, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है ना, वो दिन बंद होना चाहिए। एक तो हम लोग जब एक विचारधारा या एक एटीट्यूड से इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम लोग वो क्यों करते हैं, लोगों का बेनिफिट के लिए या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए ही करते हैं।
तो जिस दिन हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, उस दिन जो भी इलेक्शन जीतता है, वो तुम्हारा काउंसिलर डिक्लेयर हो गया, वो तुम्हारा एमएलए डिक्लेयर हो गया, वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गया, जो भी है वो डिक्लेयर हो गया। वो दिन के बाद में वो पार्टी का कोई सिग्निफिकेंस होना नहीं चाहिए, जो भी जीता है। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, वो जीतने के बाद 5 साल आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो उसको 5 साल के बाद में करना पड़ेगा। तो एक तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ये जो भी इलेक्ट होके आया है आपके एरिया में, वो आपका काउंसलर है। तो एक तो आपको बेझिझक उससे ही काम करवाना पड़ेगा। काउंसलर के का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि इलेक्शन खत्म हो गया, जो भी ओपोनेंट था उसने अपना ट्राई किया है, तो अभी वो आपका ओपोनेंट नहीं है, आपका अभी वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो आपका वार्ड मेंबर है जो वार्ड में रहता है। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी का सब लोग। बहुत लोगों को टाइम लगता है ये समझने में, या टाइम लगता है एडजस्ट करने में कि वो इलेक्शन के टाइम में इतना मेरे बारे में बोला या मैं उसके बारे में बोला, तो कैसा मैं एक्सेप्ट करूँ कि इतना बुरा बोला तो मैं उसके लिए काम क्यों करूँ। लेकिन ट्राई करो, होता है अच्छा। अगर आप एक अच्छे एटीट्यूड के साथ ये काम करोगे ना, तो अगली बार वो ओपोनेंट नहीं बनेगा आपका। मैंने ये ट्राई किया इस बार, जो मेरे मेरे साथ जो 4-5 मेरे अगेंस्ट जो 4-5 ओपोनेंट्स थे, मैंने एक एफर्ट डाला कि मैं उन 4-5 लोगों का काम पहले ले लूँ, जो भी उनके ग्रीवेंस थे वो पहले मैं सॉल्व करूँ। तो अभी मैंने देखा कि 2-3 सालों के बाद उन्होंने भी थोड़ा फ्री और ओपन होके हमसे बात करना शुरू किया। जो भी उन्हें लगता था कि पहले प्रॉब्लम था, अभी वो बोल रहे वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि मैंने ऐसे एटीट्यूड रखना चाहिए कि अरे मैं हूँ इतने टाइम से, मेरी फैमिली है इतने टाइम से, तो मैं उनसे सुपीरियर हूँ। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, ये नंबर्स का गेम है, ये काउंटिंग का गेम है। आज है नहीं है कल, तो ये चेंज किसी के लिए भी ये सिचुएशन चेंज हो सकता है। तो ऐसा क्यों एटीट्यूड रखना कि मैं सुपीरियर हूँ, या उन्होंने भी एटीट्यूड नहीं रखना है कि अरे वो हमारा काम कभी नहीं। नहीं, मैं अभी भी बोलता हूँ कि कोई भी मापसा में या किधर का भी आदमी हो, अगर उन उन्हें लगता है कि मैं उनका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मेरा नंबर, मेरा घर हमेशा खुला है। आप कभी भी आके, मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, मुझे अगर नहीं हो सकता है वो काम, तो मैं बोल दूंगा आपको कि मुझे नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई तो जरूर करूंगा करने के लिए। तो ये एटीट्यूड सब पॉलिटिशियन और ये पार्टी का ये सब अभी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान कर रहा है हमारे पूरे कंट्री को। मतलब हमारे एक थॉट की वजह से हम लोग पूरा नुकसान करते जा और रहे ये हैं। ज्यादातर थॉट खुद में ही रहता है। आप अगर ट्राई करो ना किसी से पूछने के लिए, तो शायद सबका थॉट मैच भी हो जाए, लेकिन ये हमारे मन में रहता है कि हम अरे वो नहीं चाहेगा काम करने के लिए, या हमारे मन में रहता है कि वो नहीं सुनेगा, या फोन काट देगा, या हमें सामने नहीं लेगा। लेकिन हमने तो ट्राई ही नहीं किया ना। मैक्सिमम आपको क्या ना सुनने को मिलेगा ना, लेकिन हाँ सुना तो फिर एक अच्छा रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ट्राई करने में क्या है प्रॉब्लम। इसके ऊपर ही एक रवि नाइक सर ने भी कहा था कि पार्लियामेंट में सब लोग झगड़ते हैं, इसका अर्थ हाँ, नहीं कि वो दुश्मन है, साथ में सब करेक्ट लोग करेक्ट खाना खाते हैं। करेक्ट लोग करेक्ट झगड़ते हैं उनके नाम से, लेकिन करेक्ट वो कुछ करेक्ट नहीं करते। उनको पता है कि ये हम लोग सही सब। है, ये सही है। क्यों हम लोग भी, क्योंकि हम लोग झगड़ते किस बारे में है, पॉलिसी के बारे में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का दुश्मन हूँ, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, अरे ये इधर झगड़ रहे तो हम लोग हमेशा, अगर 24/7 सब लोग झगड़ने लगे तो कैसे रहेगा। वो तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। सर एक्चुअली आज के दौर में यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और भी आने चाहिए। तो यूथ एक्चुअली किस रीजन की वजह से आने चाहिए, और उनको क्या बोलते हैं, उसका एक रीजन क्या होना चाहिए कि इस वजह से मैं आ रहा हूँ पॉलिटिक्स में, मेन रीजन। एक्चुअली यूथ और जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि यंग एज में ही आना चाहिए, लेकिन मेन तो एक बेसिक भावना जो लोक सेवा, और जो आज जो कंडीशन है, कल उससे
थोड़ा एक बेहतर बनाने का जो इमोशन या सेंटिमेंट होना चाहिए, ये तो सब बेसिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि खुद के लिए बेनिफिट करने के लिए करना है तो मत आओ, क्योंकि आप मैक्सिमम 1 या 2 टर्म सक्सेस हो पाएगा उसमें। लॉन्ग टर्म उसमें ग्रीडी और जो सेल्फ बेनिफिट के लिए लोग आते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तीसरी बात, जितना आप बेयर कर सकते हो उससे डबल बेयर करने की क्षमता रखो। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो जितना भी सुन अपने आप आज तक सुना है ना, उससे डबल सुनने को आएगा। तो अपने परिवार को सबको समझाओ कि ये सब बेयर करने के लिए उतना आपको पेशेंस, उतना आपको सहन करने की शक्ति रहनी चाहिए, और इग्नोर भी करने की शक्ति रहनी चाहिए, क्योंकि जो सब लोग बोलते हैं ना ही वो हमेशा सच रहता है, और सब लोग सच बोलते हैं वो भी आपको एवरी टाइम डील करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें भी सुनी है, गालियाँ भी सुनी है, तो हमें मालूम है कि बहुत बार वो गालियाँ भी सही नहीं होती है, वो अच्छी बात भी सही। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से अबाउट म्यूनसिपल काउंसिलर का वर्क कैसे होता है, एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है, ये पूरी अच्छी तरह से बताया हमको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यस।